Good morning. So in this video, we will be discussing paper 2 of full course test 4. Right? So in this paper, we have first 6 questions are comprehension type, single answer MCQ questions, and then rest 14 questions will be integer answer type questions. Right? So starting with the first comprehension. In first comprehension, we are given the number of terms in an AP is multiple of 3. कोई AP है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 के मल्टीपल है, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई, 6 हो गई, 9 हो गई एंड सो ऑन. तो हम इन जनरल ले लेते हैं कि जो जिस AP की बात कर रहे हैं उस AP में टर्म्स है 3 के, है ना. तो AP की जैसे टर्म लिखे अगर A1, A2, A3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे दी A3 के. ठीक है, इस टाइप को AP. अब इसमें आगे क्या गिवन है, द सम ऑफ टर्म्स एट 3n प्लस 1th प्लेस. अब 3n प्लस 1th प्लेस कौन सा हो गया, A1, A4 ये वाली टर्म, A1 प्लस A4 प्लस A7 एंड सो ऑन. इन सारे प्लेसेस पे जो टर्म्स आ रही है, इन सारी टर्म्स का सम कितना गिवन है हमें, 39. राइट. सम ऑफ टर्म्स एट 3n प्लस 2th प्लेसेस, कौन कौन से प्लेसेस आ जाएंगे, वो 2nd प्लेस, 5th प्लेस. टर्म्स कौन कौन सी आ गई, A2, A5, देन A8 एंड सो ऑन. इन सारी प्लेसेस पे जो टर्म्स आ रही है उनका सम कितना गिवन है हमें, 51 एंड सो ऑन. 3nth प्लेसेस भी जो आ रही है, 3nth प्लेसेस कौन से आएगा, 3rd प्लेस, 6th प्लेस एंड सो ऑन. मतलब A3, A6, A9 एंड सो ऑन. इनका सम कितना दे रखा है हमें, 63. तो ये हमें कॉम्प्रिहेंशन में गिवन है इतनी इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ पासिंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 28. लास्ट टर्म मतलब A3 के, एक्सीड्स A2, A2 से कितना ज्यादा, 28. मतलब A3 के माइनस A2 कितना गिवन है हमें, 28. राइट. एंड देन इसमें पूछा हुआ है, देन द कॉमन डिफरेंस इज, मतलब जो AP हमें गिवन है क्वेश्चन में उसका कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है. अच्छा, कॉमन डिफरेंस होता क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1 ये भी कॉमन डिफरेंस देगा आपको, A3 माइनस A2 ये भी कॉमन डिफरेंस देगा आपको, A4 माइनस A3 ये भी कॉमन डिफरेंस देगा आपको. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब ये देखो, ऐसी जो चीज अभी हमने बोली, ऐसी क्वांटिटी कहीं दिख रही है इधर, ध्यान दो. A2 यहां पे दिख रहा है, A1 यहां पे दिख रहा है, A2 माइनस A1 D, A4 माइनस A5, सॉरी A5 माइनस A4 ये भी अगेन D, A8 माइनस A7 अगेन D. भाई अगर इस सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हर एक जगह में क्या मिल रहा है, D, D, D एंड सो ऑन, लास्ट तक क्या मिलेगा, D. तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आपके पास D, 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 D प्लस D प्लस D प्लस डॉट 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 इक्वल टू 51 माइनस 39, ये आपके पास आ जाएगा 12. अब ये D आ कितने टाइम्स रहा है भाई, D जब आप काउंट करो भाई, ये 3n टोटल 3 के टर्म्स है भाई. मान लो जैसे आपके पास टोटल टर्म्स है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. अब इसमें 6 अगर टोटल टर्म्स ही 6 है तो 3n प्लस 1th प्लेस पे कौन कौन सी टर्म आ गई भाई, तो फर्स्ट प्लेस वाली टर्म आ जाएगी, 4th प्लेस वाली आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2. अगर टोटल 6 है तो 3n प्लस 1 प्लेस पे कितनी आई, 2. अच्छा, 3n प्लस 2th प्लेस पे कितनी आएगी, ये भी तो 2 आएगी. 3n प्लेस पे 3n वाले प्लेस पे भी 2 ही आ रही है. अगर टोटल 3 के है तो 3n प्लस 1th प्लेस पे कितने टर्म्स आएगी भाई, इसका 1/3 ही तो आएगी भाई. टोटल 3n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने फर्स्ट 4th ये वाली टर्म उठा ली, सेकंड 5th 8th वाली टर्म उठा ली, तो ये टोटल बेसिकली कितनी टर्म आ रही है. इस सीक्वेंस में भी k टर्म्स है, इसमें भी k टर्म्स है, इनफैक्ट इसमें भी k टर्म्स है. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है D, ये कितने टाइम्स आ रहा है आपके पास, k टाइम्स. ठीक है, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, k इंटू D इज इक्वल टू 12. तो आपके पास जो हमारे पास D बेसिकली हमने किसको बोला, कॉमन डिफरेंस को, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस ही चाहिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी अगर किस तरह k आ जाए. अब k के लिए हमें कोई k और D में और इक्वेशन चाहिए. अब और के लिए अगर आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे सेम रिलेशन मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलने वाला. और
भी हमें कुछ और भी तो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी। A3K माइनस A2, भाई किसी भी AP के A3 की टर्म कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म लेट से हम A1 को बोल देते हैं A, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मतलब 3K माइनस 1 इंटू D, ये A3 की आ गई, माइनस A2 क्या होगा? A प्लस कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल टू आपको गिवन है 28, राइट। तो ये A से तो A कैंसिल हो गया, ठीक करके लिखेंगे तो 3K माइनस 2 इंटू D इज इक्वल टू 28। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। इनफैक्ट यहां से सीधा KD की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई करोगे, K इंटू D की वैल्यू पुट कर दो 12, और यहां से आपके पास सीधा D की वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, तो जैसे आपके पास D की वैल्यू आई 4, तो हाँ D तो पूछा हुआ था, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 में द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज। अब देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स पूछा हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब A1, A2, A3 इन सभी टर्म्स का स्क्वायर पूछा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, मैं ये वाला इंफॉर्मेशन इरेज कर देता हूं। D तो हमारे पास आ ही गया है 4, उसको लिख लेते हैं D इज इक्वल टू, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म पूछा हुआ है ना, राइट। अब देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस के लिए किन टर्म्स का स्क्वायर करना है? अगर हमारे पास वो टर्म्स ही आ गए तो स्क्वायर करके तो ऐड कर लेंगे हम। अब टर्म्स कौन कौन से? देखो अभी तक हमारे पास ओनली कॉमन डिफरेंस आया है। कॉमन डिफरेंस के लिए अब जैसे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया, ये रिलेशन हमारे पास है, यहां से हमारे पास K की वैल्यू आ गई सीधा। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4 की, अगर D की वैल्यू 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, K की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितनी स्कोर की? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी? ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म पता लग गया तो टर्म्स मिल जाएगी हमारे पास। फर्स्ट टर्म कैसे निकाले? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये रिलेशन गिवन तो है। अब ये कोई AP है जिसकी हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और इसे पूरा सम गिवन है 39। सम पता है, अच्छा फर्स्ट 3 टर्म का, फर्स्ट 3 टर्म का नहीं, हाँ इसमें टोटल अगर K की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो इसमें तो 3 K नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? इसमें K ही तो थी। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स K है और K की वैल्यू हमारे पास 3 है, मतलब इसकी हमें कितने टर्म्स का सम दे रखा है? 3 टर्म्स का सम दे रखा है। मतलब आपको दे रखा है A1 प्लस A4 प्लस A7 इज इक्वल टू 39। तो आपके पास D तो है ही, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो यहां से आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई, तो उनका स्क्वायर कर करके ऐड करना, स्क्वायर कर करके ऐड कर लो 9 टर्म से। ओके, तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कंप्रीहेंशन 2, लेट Z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z माइनस 2 आइटा मॉडुलस ऑफ Z माइनस 2 आइटा लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस आ रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस का रिप्रेजेंट करता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिफरेंस का मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस। मतलब Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनकी 2 आइटा डिस्टेंस की बात हो रही है लेफ्ट साइड में, और वो डिस्टेंस कितनी है? 2 है, 2 से कम। तो Z बेसिकली कहां पे होगी? ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखें आर्गन प्लेन पे 1 2, तो 2 आइटा मतलब 0,2 वाला पॉइंट। सो इससे सबसे पहले ये बताओ 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे? भाई 0,2 से 2 यूनिट की डिस्टेंस पे जो पॉइंट हम देखेंगे वो तो इस सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, तो इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर है 0,2। अब डिस्टेंस तो 2 या 2 से कम होनी चाहिए, तो सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट की डिस्टेंस तो 2 है, और 2 से कम वाले पॉइंट्स कहां पे आ जाएंगे? वो सारे आ जाएंगे सर्कल के अंदर। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर ये सारे पॉइंट है, ये जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे हमारे पास क्या है? ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये हमें कॉम्प्रिहेंशन में एक स्टेटमेंट में गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉडुलस ऑफ Z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है किसकी? Z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा के मॉडुलस की। देखो Z तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे यहां पे है, इस सर्कल पे या सर्कल के अंदर, बट हमें जो मॉडुलस पूछा हुआ Z का नहीं पूछा हुआ, हमें किसका पूछा हुआ है? Z में कुछ ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया हुआ है? 3 प्लस 2 आयोटा। मतलब इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने कुछ ऐड कर दिया 3 प्लस 2 आयोटा।
अब अगर हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐड किया तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे ट्रांसलेट हो जाएगा ये, भाई ये वाला पॉइंट कहां पे ट्रांसलेट हो जाएगा, ये वाला कहीं पे हो जाएगा, ये वाला कहीं पे हो जाएगा, सो ऑन, हर एक पॉइंट ट्रांसलेट होगा। अब सर्कल का हर एक पॉइंट ट्रांसलेट होके ऑब्वियसली ये पूरा सर्कल ही ट्रांसलेट हो रहा है ना, तो पूरा सर्कल ट्रांसलेट होगा, सर्कल ही बनेगा। तो इसको उठा के बेसिकली हम कहीं और ले गए, अब इसी सर्कल को उठा के कहीं और लेके गए, रहेगा तो सर्कल ही ना। और रेडियस क्या रहेगी, रेडियस भी सेम ही रहेगी। इसकी रेडियस कितनी है 2, तो 2 रेडियस का ही सर्कल बनेगा, बट कहां पे बनेगा, अब सर्कल बनाने के लिए हमें चाहिए सर्कल का सेंटर। अब सेंटर के लिए भाई जो इसका सेंटर है वो भी तो ट्रांसलेट होगा। अब इसका सेंटर क्या है 0 + 2 आएटा, इसमें हमने क्या ऐड कर देना है 3 + 2 आएटा, क्या बन गया ये 3 + 4 आएटा। तो सेंटर भी ट्रांसलेट हो गया। सेंटर कहां पे ट्रांसलेट हो गया 3,4 पे। अब 3,4 पे सेम सर्कल बनाना है, बेसिकली सेम सर्कल मतलब सेम रेडियस का सर्कल बनाना है। तो यहां से जब एक सेम रेडियस का सर्कल बनाओगे ये कुछ आपके पास इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। जरूरी नहीं टच करे, इंटरसेक्ट भी कर सकता है, ये जस्ट रफ डायग्राम है। ओके, तो ये आपने सर्कल बना दिया। अब तो z + 3 + 2 आइटा जो होंगे वो या तो इस वाले सर्कल पे होंगे या इस सर्कल के अंदर होंगे, है ना। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये अंदर लिखा हुआ है। अब आपको इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अच्छा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने कैसे डिफाइन किया है भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम डिफाइन करते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से किस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम होगी और किसकी मिनिमम होगी, तो वो डिस्टेंस हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्लास में जैसे देखा हुआ भी, हम एक काम करते हैं ओरिजिन से इस सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये सर्कल एक्सटेंड, जो हमने ये लाइन एक्सटेंड करी है सर्कल पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस मिलती है इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये सबसे दूर होगा ओरिजिन से। तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी। और कितनी है भाई, ये तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, 0,0 की 3,4 से डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस 5 है और ये रेडियस है 5 + 2 7। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ गई, मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 7। अच्छा मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है इस वाले पॉइंट पे। इन सारे पॉइंट्स में से जो ये वाला पॉइंट होगा इसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी ओरिजिन से, मतलब इस पॉइंट का मॉडुलस मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम ये कितना आ गया भाई, ये हमारे पास था 5, ये रेडियस है तो ये कितना बचा है 3। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई 3। अब इसका स्क्वायर करके ऐड करना वो आप आंसर चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, लेट Z1 बी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट है Z1 फॉर विच दिस इज मैक्सिमम। भाई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम है z + 3 + 2 आइटा। अब z + 3 + 2 आइटा तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। अब इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिल रही थी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मिल रही थी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इसी को इन्होंने नाम दिया हुआ है, नहीं हाँ ये मैक्सिमम जो हमें गिवन है इसको हमने नाम दिया हुआ है Z1, इसी को नाम दिया हुआ है Z1। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर 0,0 मतलब ये वाला पॉइंट एंड 10 + 0 आइटा, मतलब यहां पे कोई पॉइंट आ जाएगा, रफली मार्क करें तो 10,0 एंड Z1 तो ये आपने एक ट्राइंगल बनाई। तो ये 0 Z1 और ये 10,0 वाला पॉइंट, तो इनको जब ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनाएंगे इस ट्राइंगल का आपको एरिया चाहिए। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो हमारे पास बेस तो पता ही है ट्राइंगल का, अगर किसी तरह हाइट आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया Z1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे, तो ये हाइट हमें चाहिए। अब ये हाइट कैसे निकाले भाई, इसके लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एक काम करते हैं इस पॉइंट से हमने भी एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अच्छा जो ये छोटी वाली ट्राइंगल है एंड जो ये बड़ी वाली ट्राइंगल है ये दोनों कैसी है, सिमिलर ही तो है, ये तो एंगल कॉमन है दोनों में और ये दोनों 90 डिग्री है। सो अब इस सिमिलर ट्राइंगल में दिस रेशियो दिस इज इक्वल टू दिस रेशियो दिस, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये निकाल देंगे। अगर इसको ओरिजिन को नाम दे दे O
इसको नाम दे दे ए, ये तो इसको नाम दे दे बी, इसको नाम दे दे सी, इसको नाम दे दे डी। मतलब ओ ए रेशियो ओ बी किसके इक्वल होगा? ए सी रेशियो बी डी। ये तीनों चीज हमें पता है और बी डी हमें फाइंड करना है, तो बी डी आ जाएगी, हाइट आ गई, हाइट आ गई तो ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 3, कंसीडर द सर्कल x square plus y square is equal to 16 and the parabola y square is equal to 6. They intersect at P and Q in the first and the fourth quadrant respectively. ठीक है, दोनों एक सर्कल एक पैराबोला है, आपस में P and Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Tangents to the circle at P and Q intersects x-axis at R and tangents to the parabola at P and Q intersects the x-axis at S. ठीक है, तो समझने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन अगेन, तो इसको हम एक्चुअल डेटा नाइस है तो एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है एट ओरिजिन एंड रेडियस है उसकी 4, तो ये कुछ इस टाइप का आपके पास सर्कल आ जाएगा। एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x ओपनिंग राइटवर्ड, तो ये इस टाइप का आपके पास पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट P एंड Q, जहां पे P आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड Q है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब टेंजेंट टू द सर्कल एट P एंड Q, अब सर्कल पे P पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, P पे भी एंड Q पे भी, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, राइट, एंड वो सिमेट्री से हम देख भी सकते हैं दोनों एक्स एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इधर से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से टेंजेंट आ जाएंगे एंड ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट आर, सॉरी, है ना, एट पॉइंट, एंड टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट पी एंड क्यू। अब पैराबोला पे पी एंड क्यू पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ये कुछ ऐसे टेंजेंट्स आ जाएंगे एंड इधर हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एंड वो भी एक्स एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एस। ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो इसमें गिवन है। आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू एस, पी इसको ज्वाइन करेंगे, ये वर्टिकली नीचे ही होगा सिमेट्री से देख सकते हैं, राइट, पी क्यू एस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल का हमने एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेस जो नॉर्मल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के लिए लेट्स अगर हमें बेस ये ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए हमें ये हाइट चाहिए होगी, यही है ना हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे एंड ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने ही पड़ेंगे, पी के भी, क्यू के भी, एस के भी, आर के भी। सबसे पहले पी और क्यू निकालते हैं। पी और क्यू कैसे आ जाएगा? तो पी और क्यू के लिए पी और क्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे सोल्व करेंगे? साइमल्टेनियसली सोल्व करो। वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है, दो वैल्यू आती है बट एक दूसरे रिजेक्ट हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास एक्सेप्ट होगी विच इज एक्स इज इक्वल टू 2। तो p का x कोऑर्डिनेट 2, इनफैक्ट q का भी x कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए इसे हम पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास इसका √12 एंड इसका आ जाएगा -√12। x इक्वल टू 2 इसे हम पुट कर देंगे तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब p और q के आगे अब s के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अच्छा पहले से r के निकालते हैं। r क्या है भाई? p पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, p पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये भी तो एक्स एक्सिस पे वहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, p पे सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब उसके लिए पॉइंट तो पता है और पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है? डेरिवेटिव की हेल्प से। तो ये सर्कल की इक्वेशन है ही, इसको डिफरेंशिएट करो, टेंजेंट का स्लोप निकालो, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इनफैक्ट उसी का ही एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे, ये पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट पे जब आप पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, स्लोप और डेरिवेटिव की हेल्प से आ जाएगा, तो वहां से आपके पास उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आ गया। जब आपके पास आर आ गया, एस आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, तो एरिया तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो पी क्यू एस का एरिया निकाल लो, पी क्यू आर का एरिया निकाल लो, रेशियो ले लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में
द रेशियो ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PRS, PRS, इस ट्राइंगल के सर्कम सर्कल का की रेडियस पूछी हुई है हमें, ठीक है। अब देखो सर्कम सर्कल की रेडियस के लिए आपको सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट पता है। अब 3 पॉइंट पता है, सर्कल की आप इक्वेशन ही लिख सकते हो, सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो तो उससे रेडियस भी आ जाएगी, है ना। 3 पॉइंट आपने सर्कल की इक्वेशन निकाली हुई है, तो इन 3 पॉइंट की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन लिखो और निकाल लो। वैसे अगर वो बताऊं, सर्कल की इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई। सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो निकालोगे है ना, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो, कहीं आ जाएगा भाई इनके पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, भाई ये कोड बनेगी, ये कोड बनेगी, इस कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करोगे तो वहां पे आपके पास वो आ जाएगा। अभी ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे आएगा, जरूरी नहीं है, कहीं पे आ जाएगा, है ना। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर आ गया, सेंटर आ गया तो रेडियस, रेडियस के लिए ये डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो, जो मर्जी डिस्टेंस निकाल लो, सर्कल के ऊपर पॉइंट पता तो है, तो आपके पास रेडियस सीधी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 में भी, ठीक है। ऐसे वैसे क्वेश्चन किए हो आपने सर्कल की इक्वेशन के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो इन क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 ऑनवर्ड्स ये जो क्वेश्चन है सारे इंटीजर आंसर टाइप हैं, राइट। इनका जो आंसर आएगा इंटीजर आएगा, वो इंटीजर आंसर आपको लिखना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल अरेंजमेंट्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द वर्ड elite are written excluding any word that has two e's appearing together, है ना। ऐसे वर्ड जिनमें दोनों के दोनों ई एक साथ आएंगे वो हमने हटा देने हैं। द अरेंजमेंट आर लिस्टेड सीरियली इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है जैसे डिक्शनरी में लिखा होता है। राइट द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड LIETE, ठीक है। तो अब इसके लिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किए हुए हैं वैसे डिक्शनरी वाले, ये तो एनसीईआरटी में भी है, राइट। बट अब इसमें एक कंडीशन दे दी बीच में छोटी सी, हमने सारे वर्ड्स नहीं काउंट करने, हमने वो वाले वर्ड्स छोड़ देने हैं जिनमें 2 ई एक साथ आ रहे हो। अब देखो जो एलीट वर्ड गिवन है इसमें आपके पास 2 ई है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो देन आई आ जाएगा, देन एल आ जाएगा, देन टी आ जाएगा, ठीक है। अब इनसे लिखे बनने वाले सारे वर्ड्स लिखने हैं, बट वो सारे वर्ड्स हटाने हैं जिनमें दोनों ई एक साथ हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला वर्ड स्टार्ट होगा ई से, अब ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स आएंगे, ई से स्टार्ट होने वाले देखो एक ई तो हमने ले लिया, बचा EILT। अब जितने वेज में हम EILT को इसके पीछे अरेंज कर सकते हैं, कितने वेज में भाई EILT चारों डिस्टिंक्ट है, चारों को अरेंज करना कितने वेज में 4 फैक्टोरियल में। बट इसमें वो भी आएंगे जिसमें जो सेकंड वाला ई है वो यहां पे आ जाए, वो वाला ई तो वो वाला केस तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो दोनों साथ एक साथ अपीयरिंग टुगेदर वाला ये वाला केस हो जाएगा ना। तो हमने इसमें से वो वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देना है जब इसमें यहाँ पे ई भी आ रहा हो, है ना। ये वाला केस हम हटाएंगे इधर। तो ये वाला केस के लिए अब भाई ये दोनों ई अगर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए तो बचा ILT, तो इन तीनों को इधर कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। सो कितना आ जाएगा 24 - 6 विच इज 18, ठीक है। सो ऐसे वर्ड जो ई से स्टार्ट होंगे और जिसमें दोनों ई एक साथ नहीं हो, ऐसे कितने वर्ड्स आएंगे आपके पास 18। तो इसी वे में ही आपको काउंटिंग करनी है। सिमिलरली फिर आपको आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों ई एक साथ ना हो, एंड इसी वे में आपको काउंटिंग करनी है। एंड काउंटिंग करके देख लोगे LIETE कौन से नंबर पे आ रहा है। ओके, तो कंप्लीट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2ax + 3 = 0, ठीक। इसके जो रूट्स हैं वो स्लोप ऑफ 2 लाइन्स है। तो लेट्स से इसका एक रूट आ गया m1, एक रूट आ गया m2, राइट। If angle between the lines is theta and tan theta = 3, tan theta = 3, then write the value of a²। आपको a² की वैल्यू बतानी है। देखो स्लोप्स की बात हो रही है और लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है। 2 लाइन के बीच में एंगल का tan थीटा वो तुम स्लोप की हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई, m1 अगर m2 2 लाइन का स्लोप है तो उनके बीच का एंगल का अगर हम tan थीटा निकालना हो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ
m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ऑब्वियसली हमने मोड क्यों लगाया, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव दे रखा है, तो इसलिए हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब tan थीटा तो हमें दे रखा है 3, तो बेसिकली हमें ये 3 इसके इक्वल दे रखा है, बट हमें वैल्यू तो पूछी हुई है a स्क्वायर की, एंड a इन्वॉल्व हो रहा है इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट में। हमें रूट्स के बारे में कुछ रिलेशन पता है, रूट्स में कोई रिलेशन पता है, हमें कोफिशिएंट के वैल्यू के बारे में कुछ पूछा हुआ है। अच्छा, क्वाड्रेटिक के रूट्स और कोफिशिएंट में तो रिलेशन होता है भाई। क्या रिलेशन होता है भाई? यहां से हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, -2a, एंड m1 इंटू m2 ये आ जाएगा आपके पास 3। ये हमें पता है। अब m1 इंटू m2 तो सीधा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, बट अगर किसी तरह m2 माइनस m1 इसको हमने किसी तरह लिख दिया इन टर्म्स ऑफ a, तो हमारे पास रिलेशन की हेल्प से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब उसके लिए हमने इन दोनों की हेल्प से m2 माइनस m1 को लिखना है। अब देखो m2 प्लस m1 पता है, m2 इंटू m1 पता है, m2 माइनस m1 पे जाना है। इनमें तो काफी नाइस रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसके स्क्वायर में आएगा 2ab प्लस 2ab आइटम, हमें चाहिए -2ab आइटम, तो क्या करेंगे इसमें -4ab आइटम को सब्ट्रैक्ट कर देते, -4ab इसमें ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली -4m1 m2। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो m2 माइनस m1 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a। तो यहां से m2 माइनस m1 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे एंड देन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वहां से a स्क्वायर की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में द स्लोप ऑफ ए लाइन इज -10/3। द ट्राइंगल मेड बाय द लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोई एक लाइन है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेट्स से ड्रॉ करके देख लेते हैं। मेरी ऐसी लाइन है जो जब हम ड्रॉ करें तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ट्राइंगल बन रही है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है, तो इस टाइप की लाइन होगी, एंड इस लाइन का हमें स्लोप गिवन है -10/3। ठीक है, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड हैज एरिया 60 स्क्वायर यूनिट। इस ट्राइंगल का हमारे पास एरिया पता है 60। ओके, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस। अब इस लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है ax प्लस 3y प्लस b इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब a और b की वैल्यू चाहिए तो a प्लस b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो a और b, ये तो लाइन के यहाँ पे x का कोएफिशिएंट में आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म में आ रहा है, और ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक इस लाइन का स्लोप और एक इस लाइन का ये जो ट्राइंगल बन रही है इसका एरिया। अब इनकी हेल्प से देखो, जैसे हमें स्लोप पता है, स्लोप तो हम सीधा लाइन का लिख ही सकते हैं ना। कैसे? भाई इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -a/3। ये किसके इक्वल दे रखा है, -10/3 के। तो यहाँ से तो a की वैल्यू आई गई सीधी। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। स्लोप का यूज किया, a की वैल्यू आ गई 10। इनफैक्ट a की वैल्यू अगर 10 आई गई है तो लाइन हमारी क्या बन गई, 10x प्लस 3y प्लस b इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया का यूज करना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आप ये वाली हाइट निकाल लो, ये वाली हाइट निकाल लो, एंड इनफैक्ट ये b की टर्म में आएगी, तो वहां से b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये तो आपका y इंटरसेप्ट की हेल्प से आ जाएगी ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ आ जाएगी x इंटरसेप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो वहां से एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया 60 करेंगे, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, ऐड करके यहां से लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ वेरिएंस ऑफ टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग एपी, दिस, ये आपको एपी गिवन है 17 टर्म्स है, इज 384, देन राइट कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब ये जो आपको पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, इनको एज ए ऑब्जर्वेशन अगर माने, इन ऑब्जर्वेशन का आपको वेरिएंस गिवन है। होता क्या है, वेरिएंस होता है मीन ऑफ स्क्वायर डिविएशंस। राइट, बेसिकली आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, x माइनस xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ऑब्वियसली एक और फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना फायदा होगा। अब एक बार बताओ, ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब आपके पास जो मीन आता है वो कुछ नाइस आ जाए, तभी लगाते हैं फॉर्मूला। ये सारे नंबर्स एपी में है, और एपी में नंबर्स का मीन, भाई और नंबर ऑफ टर्म्स है, इनका आप जब मीन निकालोगे क्या आएगा, मिडल मोस्ट वाली एंट्री तो आ जाएगी। 17 टर्म्स है टोटल, तो इसकी मिडल मोस्ट वाली एंट्री कौन सी आएगी, B9।
भाई 17 है, 8 इस साइड में, 8 इस साइड में, बीच में बचा 9th वाली एंट्री। तो आपका जो इसमें जब मीन निकालोगे तो इन सारी एंट्रीज का जब मीन निकालेंगे, मीन आपके पास आ जाएगा B9। मीन काफी नाइस आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप xi माइनस एक्स बार के लिए मतलब B1 माइनस B9 करोगे, B2 माइनस B9 करोगे, ये तो आपके पास सीधा ही आ जाएगा। तो B1 माइनस B9 कितना आएगा ये? भाई ये है B, ये तो इसको लिख लेंगे B1, और ये क्या है B1 प्लस 8D, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो माइनस 8D आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली B2 माइनस B9 करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 7D एंड सो ऑन। और आपको इन्हीं डिविजन्स के स्क्वायर का मीन निकालना है। मीन निकालना नहीं है, मीन आपको गिवन है 384। तो इन सभी का मीन निकाल लो, इनका सभी का स्क्वायर करके मीन निकाल लो। तो 8 माइनस 8D का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ऑन, इससे नीचे तक चलते जाएंगे, आपको आ जाएगा फिर डी स्क्वायर वाली टर्म भी आएगी। फिर जब B9 माइनस B9 वाली टर्म आएगी तो फिर 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, राइट। फिर प्लस, फिर B10 माइनस B9 करेंगे, फिर डिफरेंस D आ जाएगा, डी स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। B17 माइनस B9 करेंगे तब आपका पास फिर से 8D आ जाएगा डिफरेंस, एंड वो आ जाएगा 8 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इन सभी का आपको सम चाहिए। इन सभी का सम को जब आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 17 है, ये आपको गिवन है 384। तो इनफैक्ट यहां से आपके पास सब कुछ डी की टर्म में ही आ रहा है, राइट। जब सब कुछ डी की टर्म में ही आ रहा है तो ऊपर वाली सीरीज को आप ऐड करोगे एंड उसको 70 से डिवाइड करोगे, इक्वल टू 384 करना है बस। ये सम किसकी इक्वल दे रखा आपको? 384। तो सीधी डी की वैल्यू चाहिए, तो हमें डी की वैल्यू सीधी मिल जाएगी, ठीक है। सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज 7920, देन राइट द वैल्यू ऑफ आर। अब ये आर हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर में लिख रहा है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब जब इसकी हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है। अब देखो सीधे एक्सपेंशन लिखकर तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक्स वाई टर्म नीचे आ रही है, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। तो सीधी एक्सपेंशन लिख कर सकते, तो क्या करेंगे? जनरल टर्म। अब जनरल टर्म के लिए यूजुअली हम लिखते हैं AR+1 TR+1, बट अब इसमें आर क्योंकि क्वेश्चन में ही इन्वॉल्व हो रहा है, हम TK+1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो TK+1 लिखेंगे, तो TK+1 लिखी जैसे वो आ जाती है हमारे पास 12CK इंटू 2x टू द पावर r की होल पावर 12 माइनस k इंटू 1 ओवर x टू द पावर 4 की होल पावर k। तो अब सिंस हमें तो कांस्टेंट टर्म का यूज करना है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए यहां से हम x की पावर को कंबाइन करेंगे एंड इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये 12CK तो एज इट इज इंटू यहां से 2 की पावर 12 माइनस k एज इट इज, यहां से आएगा x की पावर r इंटू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो r इंटू 12 माइनस r के, x की पावर 12 माइनस k इंटू ये r इंटू x की पावर ये आ जाएगा 4 के डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे तो x की पावर माइनस 4 के, राइट। अब सिंस कांस्टेंट टर्म दे रखे, कांस्टेंट टर्म के हमें क्या पता है होता है कि जो x की जो पावर होती है वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म में? 0। तो यहां से x की पावर क्या आ रही है भाई? बेसिस आर सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर यहां से x की आ जाएगी 12 माइनस k इंटू r माइनस 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहां पे आपके पास k और r में एक रिलेशन आ गया, तो k और r में एक रिलेशन आ गया, तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब k की वैल्यू निकालने के लिए 12r माइनस kr माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू निकालने के लिए यहां से k कॉमन आ रहा है, तो k को कॉमन लेंगे, बचेगा माइनस r माइनस 4 इज इक्वल टू 12r की साइड चेंज कर देते हैं, माइनस 12r। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहां से? 12r ओवर r प्लस 4, माइनस से कैंसिल कर दिया। तो k की इस वैल्यू के लिए आपको इस एक्सपेंशन की जो टर्म कांस्टेंट मिल रही है k की इस वैल्यू के लिए, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो r की वैल्यू चाहिए, और हमें जो गिवन है उसका तो अभी तक यूज ही नहीं किया कि कांस्टेंट टर्म है क्या? 7920। मतलब k की इस वैल्यू के लिए जो ये टर्म मिल रही है, यह टर्म तो 1 हो जाएगी, x की पावर में कोई भी 0 आ जाएगा, तो बचेगी तो टर्म ये वाली 12c, k की जगह रख देते हैं 12r ओवर r प्लस 4 होल इंटू 2 की पावर
12 माइनस आर की जगह रख देते हैं 12, सॉरी के की जगह रख देते हैं ओवर आर प्लस 4। ये टर्म आपको गिवन है 7920। ठीक है, अब इस रिलेशन की हेल्प से आपको चाहिए आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई? अब इसको सोल्व करना तो वैसे मुश्किल लग रहा है कि इसको भाई पहले हम 12CR वो NCR वाला फॉर्मूला लगा दें, वहां से कुछ प्रोसीड करें, बेटर है अब आर की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। आर की वैल्यू 0 1 2 3। वैसे इनफैक्ट क्या आर की वैल्यू सारी पुट एंड चेक करके देखनी चाहिए भाई? आर की वैल्यू क्या 1 पॉसिबल है? आर की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो 12 इंटू 1 12 डिवाइडेड बाई 5, ये तो 12/5 बन जाएगा। 12CR तो 12C और दिस क्वांटिटी तो डिफाइन ही नहीं होगी, ये तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए तभी डिफाइन होगा। तो आर की वैल्यू वही पुट करेंगे जिसके लिए ये नंबर क्या आ जाए, नेचुरल नंबर। तो आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आप फिर देखोगे आई थिंक 4 पे आ जाएगा ये, फिर 8 पे आ जाएगा एंड उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आर की वैल्यू पुट एंड चेक करेंगे 0 4 8 एंड सो ऑन, एंड आप जब चेक करोगे तो आपके पास 8 पे ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू जब 8 लोगे तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक सेट गिवन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कैसे? जो एक तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हमें पूछा बोला हुआ क्या है कि इफ अल्फा प्लस बीटा आयोटा इज अ पॉइंट इन एस, इसके अंदर एक पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा आयोटा which is closest to -3 iota, then write the value of -5 into alpha plus beta। तो अब ये पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ये देख ले भाई -3 iota से कौन सा पॉइंट क्लोजेस्ट होगा, वो देखने के लिए पहले ये तो देख लें ये जेड आपके पास है कहां पे। अब उसको देखने के लिए हम जाएंगे आर्गन प्लेन पे। अब आर्गन प्लेन पे z+4 का मॉडुलस इक्वल टू 1। अब देखो मॉडुलस के अंदर सम आ रहा है और जो हमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है मॉडुलस के अंदर अगर डिफरेंस आ जाए तो z+4 को हम z -4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो किसके मॉडुलस का डिफरेंस है? z और -4 के मॉडुलस के कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉडुलस की बात हो रही है। तो मतलब ये मॉडुलस क्या डिफाइन करेगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो z और z ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी -4 से डिस्टेंस, -4 मतलब 1 -2 -3 -4, इससे जब डिस्टेंस निकालेंगे वो कितनी आएगी आपके पास? 4 नहीं, सॉरी यहाँ पे कितनी आएगी? 1 आएगी। राइट, सो अब ये 1 यहां से इसको लेके 1 रेडियस का हमने सर्कल बनाना है। तो 1 रेडियस का सर्कल आई थिंक काफी छोटा यूनिट ले लिया हमने, तो थोड़ा सा यूनिट को बड़ा कर लेते ताकि आपको क्लियर रहे। लेट्स से हमने 1 यहां पे ले लिया, 2 यहां पे ले लिया, 3 यहां पे ले लिया, 4 यहां पे ले लिया। तो ये आ गया आपका पास -4,0 और इसे 1 यूनिट की रेडियस का एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये वाले जो सारे जेड है ये कहां पे है? इस सर्कल के ऊपर लाई कर दें। राइट, एंड ये इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए जेड, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब इसको देखते हैं, यहां पे आपको गिवन है z प्लस 3 - 4 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट इंटू 3 + 4 आयोटा प्लस 24 ये लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास कंडीशन गिवन है z इंटू 3 - 4 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट इंटू 3 + 4 आयोटा प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको देखने के लिए कि भाई ये बेसिकली ये वाले z कहां पे लाई कर रहे हैं, अब इस टाइप की चीज हमें सीधी देखो ये तो हमें पता लग गया, सीधा सर्कल बना लिया, बट ये वाले z कहां पे लाई करेंगे ये सीधा देखने के लिए क्या करते हैं हम z को पुट कर देते हैं z = x + y आयोटा। जैसे z को x + y आयोटा पुट करोगे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये बन जाएगी 3x + 4y प्लस 24 नहीं प्लस 12 आ जाएगा फिर यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाले जब आपने जैसे इसको z को पुट करेंगे ये आपके पास लाइन आएगी, तो इसके ऊपर जो पॉइंट लाई करेंगे मतलब बेसिकली इस कंडीशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो आपके पास पॉइंट आएंगे वो वाले सारे z जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते कौन सा पॉइंट है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए जैसे आप y को 0 पुट करोगे x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इसका -4,
एंड जैसे ही x को 0 पुट करोगे y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, -3, 1 2 3, तो -3 ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये y इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट, तो इनको पास करते हुए ये लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास ये वाली लाइन आ जाएगी। क्या इस लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट चाहिए? इक्वलिटी है, चाहिए, बट ये यहाँ पे इक्वलिटी के साथ साथ लेस देन वाला साइन भी है। तो अब ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट, ये देखने के लिए भाई हम कोई एक पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं। लेट्स से हम ओरिजिन को पुट करके चेक करते हैं। जैसे ही हम ओरिजिन को पुट करेंगे, क्या ओरिजिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो मतलब इस साइड का कोई भी पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो इसके ऑपोजिट साइड वाला पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपके पास इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन। अब यहाँ पे बीच में है एंड, जड़ वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जो इस सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं और इस लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे भी लाई कर रहे हैं। तो कौन से वाले कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे भाई? यहां से ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ा शेड कर दिया है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो एस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अब आपसे पूछा हुआ है इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से -3 आइटा से क्लोजेस्ट, -3 आइटा कौन सा है? ये वाला पॉइंट ही तो है भाई, 0, इसी के करस्पॉन्डिंग, तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं वही तो -3 आइटा होता है। तो इससे मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा? अब इन सारे में से, इन सारे पॉइंट में से इससे मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? ऑब्वियसली यही है। जैसे आप ये वाला पॉइंट लोगे, ये डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी, ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। तो आपको ये वाला पॉइंट ही निकालना है ना? अब ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हो, अब वो आपको देखना है कैसे निकालना है, ठीक है। थोड़ा आइडिया कि आप यहां से ट्राइंगल बना लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, इस छोटी वाली ट्राइंगल और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी की हेल्प से आप निकाल लो, ठीक है। तो वहां से आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट आया, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 2 and 1/15 comma and even numbers of arithmetic means is inserted, the sum of these means exceed their number by 2. राइट, हाउ मेनी मीन्स आर देयर? हमने कितने मीन इंसर्ट किए। अब कोई दो नंबर है, उनके बीच में अरिथमेटिक मीन्स की बात कर रहे हैं। अब दो नंबर जो हमें गिवन है, वो नंबर का सम हमें गिवन है, तो बेसिकली हमें लेट्स से नंबर्स आर ए एंड बी, तो हमें ए प्लस बी गिवन है 2 and 1/15, तो आ जाएगा आपके पास 31/15। अब इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हुए हैं, बट उसको निकालने के लिए हमें क्या गिवन है? सम ऑफ दीज मीन्स exceeds their number by 2. sum of these means, लेट्स उसको ऐसे डिनोट कर दिया, उनके नंबर से एक्सीड कर रहा है कितना? 2 ज्यादा है। मतलब s में से अगर हम नंबर ऑफ मीन्स लेट्स से n अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना आएगा? ये 2। सम ऑफ मीन्स उनके नंबर से कितना ज्यादा है? 2, ठीक है। तो सम ऑफ मीन में से नंबर ऑफ मीन्स जो हमने इंसर्ट किए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आएगा 2। तो इसकी हेल्प से आपने निकालना है किसकी? n की वैल्यू ही निकालनी है कि n अरिथमेटिक मीन अगर हमने इंसर्ट किया तो ये निकालने के लिए अगर हमने समीशन को भी लिख लिया इन टर्म्स ऑफ n, एंड इनफैक्ट इसका भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? ये आपको बताया हुआ है, या तो एग्जाम में बैठ के फिर उस फॉर्मूले को ड्राइव करो या फिर रिजल्ट याद करना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन हमने कैसे याद किया था? हमने याद किया था इट विल बी इक्वल टू सिंगल मीन इनटू नंबर ऑफ मीन्स, कि सारे मीन्स का सम किसके इक्वल आएगा? तो इन दोनों नंबर के, जो दो नंबर की बात हो रही है, उन दोनों नंबर के बीच में सिंगल मीन, वो क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2। एक मीन निकालना कैसे निकालते हैं? इनटू देयर नंबर, कितने मीन हमने इंसर्ट किए हैं। तो ये आपके पास बेसिकली s की जगह हम इसको रख देंगे a प्लस बी, तो आपको पता ही है 31/15, तो यह आ जाएगा 31/15 टू द 30 इंटू n। तो h की जगह रख देंगे 31n/30 माइनस n इज इक्वल टू 2। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपसे पूछी हुई है,
ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है, लेट ए एक सेट है, बी एक दूसरा सेट है। कंसीडर 3 स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, स्टेटमेंट 2, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 1, एंड स्टेटमेंट 3, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 2। देन इसमें पूछा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ फंक्शंस एफ फ्रॉम ए टू बी, दिस सेट टू दिस सेट, such that exactly one of the above statements are true and remaining 2 are false। So मतलब यहां से हमें इस सेट से इस सेट में वो सारे फंक्शन काउंट करने हैं, such that कंडीशन है कि इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है एंड रिमेनिंग 2 आर फॉल्स। तो अब इस कंडीशन का हम यूज कैसे करेंगे? अब यूज करने के लिए भाई इन तीनों में से कोई एक ट्रू है, ये तो हमें गिवन नहीं कौन सा ट्रू है, तो हमें सारे केसेस सपोज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, जब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है मतलब एफ ऑफ एक्स तो 1 के ही इक्वल है, स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये तो अगर एफ ऑफ 1 के इक्वल है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है ना। बाकी रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, मतलब एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर एफ ओ वाई 1 के इक्वल नहीं है, और ये भाई ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एफ ओ वाई 1 के इक्वल नहीं है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एफ ओ वाई किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो एफ ओ वाई इज इक्वल टू 1, एंड इनफैक्ट स्टेटमेंट 3 भी फॉल्स है, क्योंकि हम इस केस के अंदर वर्किंग करेंगे जब स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट 3 भी फॉल्स है, मतलब एफ ऑफ जेड 2 के इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मतलब एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो इस केस में हमारे पास कितने फंक्शन मिलेंगे? भाई यहां तो फिक्स ही हो गया ना, x कहां पे मैप कर रहा है? 1 पे। y किसके साथ मैप कर रहा है? 1 के साथ। z किसके साथ मैप कर रहा है? 2 के साथ। तो ये तो फंक्शन ही फिक्स हो गया। जब फंक्शन फिक्स हो गया एंड ये तो एक ही फंक्शन आ रहा हमारे पास, ऐसा फंक्शन जिसमें x की इमेज 1, y की इमेज 1 और z की इमेज 2, एक फंक्शन होगा। तो इस केस में आपके पास कितने फंक्शन मिले? एक ही फंक्शन मिला। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में अभी हमने लिया था फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, अब हम लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है मतलब एफ ऑफ वाई 1 के इक्वल नहीं है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो मतलब y की इमेज 1 नहीं है, 1 के अलावा जो मर्जी हो सकती है, बट रिमेनिंग 2 आर फॉल्स, मतलब एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। मतलब अगर ये फॉल्स है तो एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल नहीं है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि x की इमेज क्या है? 1, बट ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स है तो मतलब x की इमेज 1 नहीं है। ओके, अब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि f ऑफ z नॉट इक्वल टू 2। अगर ये नॉट इक्वल टू 2 वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा कि f ऑफ z 2 के इक्वल होगा। अब इस केस में कितने फंक्शन आएंगे? अब इस केस में नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन भी आ रही है, तो इसमें हमें फंक्शंस काउंट करने पड़ेंगे। अब फंक्शन काउंट करने के लिए भाई हम दोनों सेट लिख लेते हैं, a एक्स वाई जेड, ए के अंदर एक्स वाई जेड, और यहां पे आ जाएगा b 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे कितने फंक्शन होंगे जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? अब इन तीनों में से सबसे इजी कंडीशन कौन सी है? ये वाली। भाई जेड तो 2 के साथ ही मैप कर रहा है, ये तो फिक्स हो गया, इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब y और x इनको हमने रिलेट करवाना है। अब x के बारे में हमें क्या पता है कि x की इमेज 1 नहीं होगी, मतलब हम x को 1 के साथ मैप नहीं कर सकते। अगर x को 1 के साथ नहीं मैप कर सकते तो x को मैप करने के लिए क्या क्या ऑप्शन बता? 2 के साथ कर सकते हैं, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो जैसे z को मैप करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, z की तो इमेज फिक्स हो गई, ऐसे ही x को मैप करने के लिए x को 1 के साथ नहीं कर सकते, तो कितने ऑप्शंस बचे? 5 रिमेनिंग ऑप्शन। तो 1 को मैप करने के कितने वेज? 5 वेज। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड को मैप करा दिया, एक्स को मैप करा दिया, वाई को मैप कराने के कितने वेज? अब वाई के ऊपर भी कंडीशन है, भाई वाई को भी हम 1 के साथ मैप नहीं करा सकते। अगर वाई को 1 के साथ मैप नहीं करा सकते तो वाई को 2 3 4 5 6, तो वाई को मैप कराने के कितने वेज? अगेन 5 वेज। तो ऐसे फंक्शन जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं कितने आएंगे? 25 फंक्शंस काउंट करने थे, हमने कर लिए कितने वेज में हम एक्स वाई जेड को इमेज असाइन कर सकते हैं। तो कितने वेज? 25 वेज। सिमिलरली एक तीसरा केस भी बच गया। तीसरे केस में जब थर्ड स्टेटमेंट ट्रू होगा, बिल्कुल डिटो सेकंड स्टेटमेंट, ये
सेकंड वाले केस की तरह थर्ड केस की भी काउंटिंग हो जाएगी ना, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स एंड थर्ड ट्रू, ठीक है, उसकी काउंटिंग करेंगे, उसमें भी सेम इसी वे में काउंटिंग हो जाएगी एंड देन आप इसके बाद इजीली 1 + 25 प्लस थर्ड केस का जो आंसर आएगा उन तीनों को ऐड करके इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द लाइन 12x - 7y + -98 = 0 is normal to the hyperbola this and alpha comma beta are the coordinates of foot of normal, write the value of alpha plus beta। अब ये आपके पास एक हाइपरबोला, एक लाइन है, जस्ट अगर रफ डायग्राम बनाए, लेट्स से हमारे पास कोई हाइपरबोला आ गया, हमने ये वाला हाइपरबोला ले लिया, जस्ट एक आर्क ब्रांच ले ली और ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये इस पे लेट्स से इस पॉइंट पे नॉर्मल है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ नॉर्मल। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है अल्फा कोमा बीटा, है ना, और आपको गिवन है लाइन की इक्वेशन 12x - 7y - 98 = 0 एंड ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है x² - 6y² = 20। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब ये फुट ऑफ नॉर्मल आपको मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अब फुट ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस पैराबोला हाइपरबोला पे भी लाई कर रहा है एंड हाइपरबोला पे इस पॉइंट पे ये लाइन नॉर्मल भी है। तो इन कंडीशंस का कैसे यूज कर सकते हैं? अब एक कंडीशन तो सबसे इजी हमें दिख रही है कि पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अब लाइन के ऊपर लाई कर रहा है मतलब 12 अल्फा - 7 बीटा - 98 = 0। एक कंडीशन तो मिल गई। ऐसी अगर एक लीनियर इक्वेशन हमें और मिल जाए इजी सी, तो हमारा काम नहीं हो जाएगा। अब इजी इक्वेशन के लिए भाई जैसे आप इस कंडीशन का यूज करोगे, पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, वहां से आपको फाइनल नहीं होगा, क्यों? वहां से तो आपका इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो भी आ सकते हैं, इनफैक्ट इस क्वेश्चन में दो ही आएंगे। तो हमें एक और जो बेटर कंडीशन गिवन है उसका यूज करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन? भाई इस पॉइंट पे ये लाइन क्या है? टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल। तो इस नॉर्मल का यूज कैसे कर सकते हैं? भाई पॉइंट पता है, नॉर्मल की इक्वेशन पता है। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन पता है मतलब नॉर्मल का स्लोप पता है, कितना जाएगा स्लोप? नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा मतलब इस लाइन का स्लोप दैट इज 12/7। मतलब अल्फा कोमा बीटा पे इस हाइपरबोला पे जब नॉर्मल का स्लोप निकालोगे किसके इक्वल आ जाएगा? 12/7 के। तो अल्फा कोमा बीटा पे इस लाइन पे नॉर्मल का स्लोप नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे? डेरिवेटिव कैलकुलेट से टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और टेंजेंट का स्लोप अगर आ गया अल्फा बीटा की फॉर्म में तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो वहां से अल्फा और बीटा में आपके पास एक और कंडीशन आ जाएगी। एक कंडीशन ये है, एक लीनियर कंडीशन, दोनों ही लीनियर आएगी। इजीली आप अल्फा और बीटा के लिए सोल्व कर सकते हो। ओके, राइट द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which the equation 5 sin x plus 4 cos x is equal to k plus 1 has a solution। अब हम k की ऐसी वैल्यू चाहते हैं, ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होंगी जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब देखो जहां पे अगर cos x वाली टर्म नहीं होती तो 5 sin x = k plus 1 इस टाइप की चीज हम सोल्व कर सकते हैं। sin x वाली टर्म ना हो तो cos x = ये वाली क्वांटिटी आ जाए तब भी हम वर्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का सम आ गया। अगर किसी तरह हम इस सम को सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में ही चेंज कर दे, साइन ऑफ समथिंग = k वाली क्वांटिटी आ जाए तब हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं। तो इसको हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना चाह रहे हैं। अब सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चेंज करें? अब याद करो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस टाइप की चीज हमने काफी बार सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में चेंज की हुई है। कैसे चेंज करते थे? भाई डिवाइडिंग स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो हम क्या करेंगे सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने के लिए? भाई ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो a² प्लस b² के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो a² ये 16 प्लस 25 क्या जाएगा आपके पास? 16 प्लस 25 41, राइट 41 आ जाएगा। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट 41 से। इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड हो जाएगा एंड इधर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ, ये बन गया आपके पास भाई 4/√41। इसको हम लिख लेंगे साइन ऑफ सम एंगल, लेट्स से साइन अल्फा। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन, इसको लिख देते हैं भाई कोई एंगल ऐसा होगा ना अल्फा जिसके साइन अल्फा की वैल्यू 4/√41 हो, 1 से छोटी है ये आ सकता है ना। इनटू में cos x तो एज इट इज
प्लस ये साइन एक्स एज इट इज। अब अगर साइन अल्फा ये है और आप कोस अल्फा की वैल्यू निकालोगे वो यही आएगी, तो इसको हम लिख लेंगे कोस अल्फा। तो क्या बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी, और ये आपको गिवन है k प्लस 1 ओवर रूट 14 इज इक्वल टू k प्लस 1 ओवर रूट 14। अब k की किस किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, भाई किसके लिए मिलेंगे, भाई लेफ्ट साइड में तो साइन है, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है। अब ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब ये क्वांटिटी भी -1 से 1 के बीच में होगी, तभी तो दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, अदरवाइज तो इक्वल ही नहीं होंगे। तो k की वैल्यू के लिए हमें क्या पता लगा कि ये जो क्वांटिटी है 14 गलत लिखा है, ये 41 है, 41। तो k प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो k की किन किन इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में आएगी, वो सारी इंटीग्रल वैल्यू को आपने काउंट करना है और इसका आंसर दे देना है। ठीक है, इसके आगे आप कंप्लीट करना कि k की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेट द डोमेन ऑफ फंक्शन, या आपके फंक्शन गिवन है इज, ये डोमेन गिवन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, राइट द वैल्यू ऑफ 17 बीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, और अल्फा बीटा कहां पे आ रहे हैं, डोमेन में आ रहे हैं। अगर आपके पास डोमेन ही आ जाए इस फंक्शन की, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो 17 बीटा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारा एम है इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करना। अब इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है, x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। अब फंक्शन x की किन वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें बेसिकली डोमेन के लिए किसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का मॉडुलस प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए भाई यहाँ पे हमारे पास इस इनइक्वालिटी में मॉडुलस वाली क्वांटिटी आ रही है। जब तक मॉडुलस फंक्शन का इलाज नहीं होगा तब तक तो इसकी सॉल्यूशन आएगी नहीं। अब मॉडुलस का इलाज कैसे करते हैं, भाई हम देखते हैं कि ये जो मॉडुलस है या तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है या नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, बट वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी कैसी है। मॉडुलस के अंदर क्या है, x माइनस 4। अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो इस केस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 किसके इक्वल होगा, x माइनस 4 के ही इक्वल होगा, मतलब मोड विल ओपन विद पॉजिटिव साइन। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये x माइनस 4 के ही इक्वल हो जाएगा तो इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स 2x, ये बन जाएगा x, और ये माइनस माइनस प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसको सोल्व करना है, बट इसके कौन से सॉल्यूशन चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हम इस केस के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यहां से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन आएंगे। बट ये हमने कौन सा केस लिया है, जब ये मोड के अंदर की क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव। अच्छा, मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव भी तो हो सकती है, ये आ गया आपके पास फर्स्ट केस, ये आ जाएगा आपके पास सेकंड केस। अगर ये अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो x माइनस 4 का मोड किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस 4। तो इसके आगे एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ठीक करके लिखेंगे, आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है, बट क्या इसके सोल्यूशन ही आपका आंसर आ जाएगा, नहीं। ये किस केस के अंदर सोल्व कर रहे हैं, इस केस के अंदर। तो इसका और इसका, इन दोनों के जो सोल्यूशन आएंगे उनका भी इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां से सोल्यूशन आएंगे, यहां से सोल्यूशन आएंगे। अब या तो ये केस होगा या ये केस होगा, बीच में क्या है, और बीच में क्या जाएगा आपके पास, और तो जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उनके बीच में है, और मतलब ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन के पार्ट है, तो इन दोनों का फाइनल क्या ले लेना है, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन लेंगे, वहां से आपके पास फाइनल डोमेन आएगी। अब वो आपको इसी फॉर्म में मिलेगी डोमेन, तो वहां से देख लेना माइनस इंफिनिटी से कहां तक आ रही है, वो आ जाएगा आपका पास अल्फा, एंड इन
यहाँ से कहां तक इंफिनिटी, कहां से इंफिनिटी तक जा रही है, तो ये वाला नंबर आपके पास बीटा, वो कंपेयर करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सोल्विंग इस वे में करनी है ना, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें गिवन है a fair coin is tossed 5 times। एक एक्सपेरिमेंट है, हम उसमें फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं 5 टाइम्स एंड पर्सन विन्स ₹1 फॉर ईच हेड। तो कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ गया तो 1 रुपए जीत गया, एंड लूजेस 1.5 फॉर ईच टेल, टेल आने पे 1.5 रुपए हार गया। तो है ना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ either winning or losing ₹2.5 is p/32, write the value of p। बेसिकली इन द एंड हमें क्या निकालनी है, विनिंग और लूजिंग 2.5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर प्रोबेबिलिटी आ गई तो वो हमें p/32 दे रखी है, तो वहां से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, अब देखो क्वेश्चन में हमें चल क्या रहा है, उससे वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं। अब अगर किसी कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं, अब एक्सपेरिमेंट काफी इजी है, क्लियर भी है। 5 बार हमने कॉइन को टॉस कर दिया, अगर कॉइन को 5 बार टॉस कर दिया तो अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है तो आउटकम भी हमें दिख रहे होंगे। आउटकम क्या क्या आएंगे भाई, अगर हम सैंपल स्पेस लिखें तो सैंपल स्पेस में 5 बार कॉइन को टॉस करेंगे भाई, 5 टाइम्स हेड 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 आ जाए, या फिर 4 बार हेड आ जाएगा और 1 बार टेल आ जाएगा। ऐसे ऐसे भाई लास्ट में टेल आ जाए, 4th प्लेस पे टेल आ जाए, 3rd प्लेस पे टेल, 2nd प्लेस पे टेल या 1st प्लेस पे टेल। तो वो सारे आउटकम हमें काम करते हैं कि मैं कंबाइन करके लिख देता हूं। 4 टेल एंड 4 हेड और 1 टेल वाले कितने आउटकम आएंगे, 5 आ जाएंगे। ऐसे जब आप लिखोगे 3 टेल 3 हेड और 2 टेल, कितने आउटकम आ जाएंगे आपके पास, ये 10 आ जाएंगे। एंड इसके बाद फिर 2 टेल और 3 हेड, 2 टेल 3 हेड वाले भी 10 आउटकम आ जाएंगे। फिर 1 टेल और नहीं 2 टेल, ये तो यहां पे हो ही गया ना, 2 हेड और 3 टेल वाला आएगा भाई, यहां पे 2 हेड और 3 टेल, ये वाले आ जाएंगे आपके पास 10 आउटकम्स। फिर इसके बाद आएगा आपके पास 2 हेड के बाद ओनली 1 हेड एंड 4 टेल, ये कितने आ जाएंगे आपके पास, ये 5 आ जाएंगे। एंड देन इसके बाद 0 हेड ऑल टेल, ये तो एक ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपका एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें बात कर रहे हैं विनिंग और लूजिंग की, मतलब अगर आपके पास हेड आ गया तो आपको 1 रुपया मिल जाएगा। तो अगर हम इस आउटकम की बात करें, आपके पास 5 ही हेड आ जाए, फर्स्ट हेड पे 1 रुपये जीत गया, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी, तो इस आउटकम के कोरस्पोंडिंग आप कितने रुपए विन कर चुके हो, 5 रुपये विन कर चुके हो। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, 1 रुपये विन, 1 रुपये विन, 1 रुपये विन, 1 रुपये विन, टोटल 4 रुपये विन। बट टेल आते ही 1.5 रुपये तो लोग हार गए, तो 4 में से 1.5 कम कर लेते हैं, तो कितनी विनिंग हुई, 2.5 की, ठीक है। यहां पे देखते हैं, तो ये 1 1 1 3 रुपए विन हुए, 1.5 1.5 3 ही हार गए, 3 जीते 3 हार गए, कितने बचे, 0। तो यहां पे तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यहां पे 1 1 2 रुपए जीते, 1.5 1.5 1.5 4.5, तो 4.5 हार गए और 2 ही जीते हैं, तो बेसिकली हम 2.5 हार में ही रहे हैं, उसको लिख लेते हैं 2 - 2.5, मतलब -2.5 अभी हम हार चुके हैं, राइट। अब इस केस में एक हेड 1 रुपए जीत गए, 1.5 1.5 1.5 1.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 रुपए हारे, 1 रुपए जीता, तो कितने रुपए हार गए आप इन टोटल, 5 रुपए हार गए, माइनस किसी लिए लगाएगी, आप हार गए हो। एंड यहाँ पे 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 6 7.5, तो -7.5 रुपए आप यहाँ पे हार चुके हो। बट आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, विनिंग और लूजिंग ₹2.5, दो इवेंट दिख रहे हैं यहाँ पे हमें, विनिंग और लूजिंग। लेट्स से अगर हम इवेंट ई ले लें, विनिंग ₹2.5 एंड एफ इवेंट ले लें, लूजिंग ₹2.5, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई है, आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है ई और एफ। ई और एफ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। अब ई यूनियन एफ का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, क्या आएगा, इसको जैसे फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन
एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब कि जब हम 2.5 रुपये हमने विन किए, 2.5 रुपये विन कहां पे हुए? यहां पे हुए, तो इसके फेवरेबल कितने आउटकम है? ये सारे इसके फेवरेबल आउटकम है कितने? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने? इन सारे टोटल आउटकम को जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 32 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ क्या है? लूजिंग 2.5। 2.5 हम हार कहां पे रहे हैं? यहाँ पे हम 2.5 रुपये हार रहे हैं, तो यहाँ पे इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 10, और टोटल तो 32 ही है। माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, 2.5 हम जीते भी और 2.5 हारे भी, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? भाई ई और एफ दोनों कैसे इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों तो साइमल्टेनियसली अकर ही नहीं कर सकते, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ये तो 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, और यही आपको गिवन है p/32। तो ऐसे हम p की वैल्यू सीधा फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 में क्या बोला हुआ देखते हैं। राइट द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ 5 प्लस cos π/4 प्लस थीटा 2 sin π/4 माइनस थीटा। हमें ये जो क्वांटिटी गिवन है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सम पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन लिखते हैं 5 प्लस cos π/4 प्लस थीटा प्लस 2 इंटू साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करें? देखो अभी तो कांस्टेंट है, अगर हमारे पास कोस और ये साइन इस वाली क्वांटिटी की ही अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, उसमें 5 डिवाइड करना है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो कोस ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, अगर यहां पे एंगल सेम होता तब तो हम a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो हमें याद है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वहां से हम सीधा कर सकते थे। बट यहाँ पे एंगल्स अलग अलग है। अब एंगल अलग अलग है, ये भी आपको आइडिया दिख गया होगा, एंगल सेम भी हो जाएगा। कैसे भाई? जैसे आप cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे, cos थीटा की टर्म आएगी, sin थीटा की टर्म आएगी, इसमें sin a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे, sin थीटा वाली टर्म आएगी, cos थीटा वाली टर्म आएगी, तो sin थीटा cos थीटा वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे, हो जाएगा एंगल सेम, फायदा हो जाएगा। क्या करो? फॉर्मूला लगा दो। तो 5 प्लस cos a प्लस b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos π/4 हम सीधा वैल्यू लिख लेते हैं 1/√2 इंटू cos थीटा माइनस sin π/4 1/√2 इंटू sin थीटा प्लस 2 टाइम sin a माइनस b क्या होता है? sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ठीक है। तो जैसे आपने ये किया, इट इज 1/√2 cos थीटा 2/√2 cos थीटा, 1/√2 प्लस 2/√2 कितना आ गया? ये 3/√2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा माइनस 2/2 sin थीटा, तो कितना आ गया? ये माइनस 3/√2 sin थीटा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास काफी नाइस टाइप की क्वांटिटी बन गई है। कैसे बन गई? a cos थीटा माइनस b sin थीटा, बेसिकली प्लस के लिए आता है तो इस माइनस को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 3/√2 sin थीटा, है ना। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई? इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है प्लस माइनस 3/√2 sin थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाई 3/√2 का स्क्वायर 9/2 प्लस b स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 9/2, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसी का नेगेटिव, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 प्लस 9/2, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास आ गई 9/2 प्लस 9/2 18/2, 18/2 इज नथिंग बट ये तो 9 ही आ गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 3, एंड मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। बट आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए, इसमें 5 भी ऐड किया हुआ है, तो दोनों साइड 5 ऐड कर दो, दोनों साइड 5 ऐड कर दो। तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें, इसकी क्या एक्सप्रेशन गिवन था? 5 प्लस cos π/4 प्लस थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 5 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 5 2।
आई थिंक मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है, तो इन दोनों का सम ही निकालना है, सम हम लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है हमें लॉग में इन द इंटरवल दिस। इक्वेशन को सोल्व करना है, log of absolute value of sin x base 1/2 is equal to 2 minus log of absolute value of cos x base 1/2। और इसको सोल्व करना है किस इंटरवल में, -π से 5π/2। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो यहां पे log वाली क्वांटिटी है, बेस 1/2 है, यहां पे भी log वाली क्वांटिटी और बेस 1/2, बेस दोनों जगह सेम है। हम एक काम करते हैं, log वाली क्वांटिटी को कॉम्बाइन कर लेते हैं, फायदा हो जाएगा। ये इधर जाके प्लस में आ जाएगी, log of m प्लस log of n रिजल्ट आता है हमें। तो एक काम करते हैं, इसकी साइड चेंज कर देते हैं, ये log of mod sin x एज इट इज बेस 1/2, ये इधर आके बन जाएगा प्लस log बेस में 1/2 mod cos x इज इक्वल टू 2। तो log a प्लस log b या log m प्लस log n इज इक्वल टू log of m इंटू n बेस 1/2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहां पे क्या आ गया, अब log ऑफ, इस log की वैल्यू हमें पता है 2, मतलब 1/2 की क्या पावर करेगी ये मिले, इसका आंसर क्या मिल रहा है हमें 2, मतलब 1/2 की अगर हम 2 पावर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसके इक्वल होगा वो, sin x, मोड ऑफ sin x इंटू मोड ऑफ cos x। एंड इनफैक्ट इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ sin x इंटू cos x, मोड को कंबाइन कर दिया हमने दोनों को, राइट। तो हमें इसको सोल्व करना है, मॉडुलस ऑफ sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे sin x इंटू cos x दिखा हमें, sin x इंटू cos x, ये तो देखी देखी चीज है, कहां पे आती है, ये आती है sin 2x के फॉर्मूले में। बट sin 2x के फॉर्मूले में एक और चीज भी आएगी, क्या चीज आएगी भाई, इसके आगे 2 भी आता है, 2 sin x इंटू cos x, ये sin 2x बन जाएगा। तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा मॉडुलस ऑफ sin 2x इज इक्वल टू 2 की साइड चेंज करेंगे तो 1/2। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ sin 2x इज इक्वल टू 1/2 इज नथिंग बट, किसके सॉल्यूशन लिखने, इसका मतलब है sin 2x इज इक्वल टू 1/2, इसको सोल्व करना है, या फिर sin 2x इज इक्वल टू -1/2। इसके सॉल्यूशंस एंड इसके सॉल्यूशन वो मिला के आपके पास आ जाएंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इन दोनों के सॉल्यूशन कहां पे लिखने हैं, वह ये x लाई कर रहा है आपका -π से 5π/2 के बीच में। तो इस इंटरवल में इन दोनों के सॉल्यूशंस जो भी आएंगे उसको आपको बस नंबर ही बताना है, काउंट करके बता दो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसका हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।